Hello friends, welcome to science classes. Today this is your chapter first matter in our surroundings का लेक्चर नंबर सेकंड है आज आपका। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको मैटर के बारे में, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जाकर पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आप पे क्लियर नहीं होगा तो लेक्चर नंबर सेकंड में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट में अगर आप किसी भी टाइप की क्वेरी फील करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। सो लेक्चर नंबर सेकंड की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड की शुरुआत करने से पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाया था। स्टेट्स ऑफ मैटर उस टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको इस टेबल की हेल्प से। तो यह टेबल आप ध्यान से देखेंगे। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है मैटर के बारे में, और राइट हैंड साइड में आपको सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि तीनों स्टेट्स दे रखी है मैटर की। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया था कि सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड में थोड़ा कमज़ोर होगा और गैसेस में बहुत वीक होता है। सेकेंड, फिक्स्ड शेप की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड की शेप एकदम फिक्स होती है, लिक्विड की फिक्स नहीं होती और गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अगर मैं टेक द शेप ऑफ द कंटेनर की बात करूं कि कौन कौन कंटेनर की शेप ले लेता है, तो सॉलिड जो है वो कंटेनर की शेप नहीं लेते, लिक्विड भी ले लेते और गैस भी ले लेते हैं। ये सारी बातें मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बता रखी है, खाली मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर मैं रिजिडिटी की बात करूँ, रिजिडिटी का मतलब है कठोरता। तो सॉलिड जो है वो उनकी रिजिडिटी हाई होती है, लिक्विड की रिजिडिटी नहीं होती और गैस की रिजिडिटी भी नहीं होती। फिर अगर मैं उसके बाद कंप्रेसिबल की बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ना तो सॉलिड कंप्रेसिबल होते ना लिक्विड कंप्रेसिबल होते, सिर्फ और सिर्फ गैसियस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है। और लास्ट अगर मैं फ्लूइडिटी की बात करूँ, फ्लूइडिटी का मतलब है कि फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब फ्लो मतलब बहाव। तो सॉलिड जो है वो फ्लूइडिटी उनकी नहीं होती, लिक्विड की फ्लूइडिटी भी होती है और गैसेस की फ्लूइडिटी भी होती है, क्योंकि लिक्विड भी इजीली फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी इजीली फ्लो कर सकती है। सो आई होप आपका लास्ट लेक्चर का कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा इस टेबल की हेल्प से। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन कह क्या रही है ये बता देता हूँ। देखो, डिफ्यूज़न ये होता है कि दो अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स को आपस में मिलाने के प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। डेफिनेशन अगर आप पढ़ो, कि अभी पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो उसमें भी यही कहा है कि डिफ्यूज़न बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम मैटर के पार्टिकल्स को, दो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स को आपस में मिक्सअप करते हैं, तो उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में भी इसने यही कहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यही सेम डेफिनेशन है कि दो अलग अलग तरह के या अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स को अगर आप आपस में मिक्सअप करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। इसके बाद दे रखा है सेकंड पॉइंट में कि द ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो अलग अलग मैटर की स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न की अगर मैं बात करूँ, जैसे नीचे आपको दे रखा है कि गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है और सॉलिड का सबसे कम होता है। तो गैस का डिफ्यूज़न रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का कम होता है और सॉलिड का सबसे कम होता है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, फोर्थ पॉइंट में दे रखा है
कि दिस इज़ बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड दे मिक्स इनटू अदर क्विकली। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी जल्दी से मिक्सअप करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते वो बहुत तेज़ी से मोशन में आ गया और उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई। तो यही कारण है कि इसी वजह से टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो आई होप डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। 3 पार्टिकल्स दे रखे हैं, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, और क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इनको अरेंज करना है। अब आपको इससे पहले मैंने एक टेबल पढ़ाई है, ये रही। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में पहले ही टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का इंटरमीडिएट होता है एंड गैसेस का सबसे कम होता है, वीक होता है। अब क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में उसने कहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और 3 आपको सब्सटेंस दे रखे हैं, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। अब आप खुद ही बताइए सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम किसका होता है? गैस का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे कम जिसका होता है उसका, फिर उससे ज़्यादा वाला और फिर सबसे ज़्यादा वाला। तो सबसे कम किसका होता है? गैस का। गैस कौन सी है इसमें? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सबसे कम होगा। फिर उसके बाद लिक्विड का, लिक्विड क्या है इसमें? वाटर। वाटर का उससे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा? शुगर का। बन गया ना डायरेक्टली क्वेश्चन। देखिए टॉपिक मैंने पढ़ाया और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आता है क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा। अगर इसी का मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आपसे पूछूं तो खुद ही बताइए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली बात है कितना होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किसका है? शुगर का, तो शुगर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा वाटर और फिर लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। तो 2 क्वेश्चन बन गए एक टॉपिक से। एक टॉपिक मैंने ऊपर आपको पढ़ाया और उससे 2 क्वेश्चन नीचे बन गए। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। बता दिया मैंने, वैसे आपको सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं इसका। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड एंड वीक इन गैस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और गैसेस में सबसे वीक होता है। शुगर इन सॉलिड, वाटर इन लिक्विड एंड ऑक्सीजन इन गैस। सो द ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज, सबसे कम होगा ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा होगा वाटर का एंड सबसे ज़्यादा होगा शुगर का। सो आई होप डिफ्यूज़न प्रोसेस और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी बता दिया कि क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। इंक्रीजिंग मतलब आप याद रखेंगे, इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में कहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यस, उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है? बिल्कुल करता है। मैंने आपको बताया है कि मैटर जो है वो इनकन्वर्टिबल होता है, मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। तो इसका आंसर होगा यस। अब चेंज ऑफ स्टेट के बारे में देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट में बेसिकली हमें कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जैसे हमें मेल्टिंग के बारे में पढ़ना है, फ्रीजिंग के बारे में देखना है, कूलिंग के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। तो इस तरह के प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना है। चेंजेस ऑफ स्टेट बेसिकली कहता क्या है? चेंजेस ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो मैटर होता है, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट्स जो होती है मैटर की, वो आपस में इनकन्वर्टिबल है, वो आपस में चेंज हो सकती है। यही डेफिनेशन दे रखी है नीचे कि दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन इनकन्वर्टिबल टू ईच अदर।
ये तीनों स्टेट्स जो है ना मैटर की, वो आपस में कन्वर्टेबल हो सकती है। सॉलिड का लिक्विड बन सकता है, लिक्विड का वापस सॉलिड। घरों में भी आप देखते हो बर्फ़ का पानी बन जाता है, पानी का बर्फ़ बन जाता है, तो इनकन्वर्टेबल है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें पहली स्टेट आती है मैटर की, मेल्टिंग और फ्यूज़न। मेल्टिंग मेल्टिंग का एक जेन्युइन एग्जांपल आपको देता हूँ, फिगर में भी देख सकते हो। आइसक्रीम आइसक्रीम आपने देखा होगा, आइसक्रीम पिघल जाती है ड्यू टू मेल्टिंग, मेल्टिंग की वजह से होता है। बेसिकली होता क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्टेबल हो जाता है, ठीक है। सॉलिड जो होता है वो लिक्विड बन जाता है, इसी को कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में कहा इसने, the process in which the substance changes its state from solid to liquid is called melting or fusion। एक वो प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस अपनी स्टेट को बदल ले, सॉलिड से लिक्विड कर ले। सॉलिड स्टेट में था इनिशियली, फाइनली वो लिक्विड स्टेट में आ गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फ्यूज़न। The temperature at which the solid starts converting into a liquid at atmospheric pressure is called melting point। और एक वो टेम्परेचर जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड बन गया, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल दे रखा है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का पिघलना, ठीक है, ये एक एग्जांपल होता है मेल्टिंग का, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि बेसिकली जो सॉलिड है ना वो लिक्विड सब्सटेंस तब बनना शुरू कर देता है जब उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेयर में जितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उस सॉलिड सब्सटेंस के अगर इक्वल हो जाए ना, तो वो सॉलिड सब्सटेंस पिघलना शुरू कर देगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर देगा। तो ये है मेल्टिंग, और इसका दूसरा नाम याद रखेंगे आप, फ्यूज़न। नेक्स्ट बात करते हैं वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन में क्या है, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एक वो प्रोसेस होती है सब्सटेंसेस की जिसमें कि सब्सटेंस जो है ना वो अपने स्टेट को चेंज करे, लिक्विड से गैस कर ले। मतलब इनिशियली वो लिक्विड में था और अब उसने लिक्विड से चेंज करके किस स्टेट में आ गया, गैस स्टेट में आ गया, तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और एक वो टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड गैस बनना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल लेता हूँ आपका वाटर आप गैस के ऊपर रखते हैं, वाटर गर्म होना शुरू हो जाता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। वाटर जो होता है एक लिक्विड सब्सटेंस है, वाटर को अगर आप गैस के ऊपर रखते रहोगे तो थोड़े समय बाद वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो यानी कि लिक्विड का गैस बन गया। कब बना, जब उस वाटर का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो वो बॉईल करना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही होता है वेपराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम यानी कि भाप का बनना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। नाम से ये पता लग रहा है आपको, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन का मतलब, फ्रीज मतलब ठंडक, ठीक है, ठंडक होना। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। एक वो प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से सॉलिड बन जाए, मतलब पहले तो लिक्विड था और अब वो सॉलिड बन गया। इसका एग्जांपल तो आपको खुद ही पता होगा, आप खुद ही बताओगे। घरों में आप देखते हो पानी को आप फ्रीज़ के अंदर रखते हो, तो फ्रीज़र में जब आप पानी को रखते हो ट्रे के अंदर, तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो इसी का एग्जांपल है फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, और पानी का बर्फ़ बनना ये इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल दे रखा है इसका द फॉर्मेशन ऑफ आइस, वही सेम एग्जांपल दे रखा है, बर्फ़ बनना। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। The process in which the substance changes its state from solid to gas is called sublimation। Substance एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि सब्सटेंस जो है ना वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, जैसे सूखा कोई बर्फ़ होता है उसका सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब सॉलिड का गैस बनना। कोई एक सूखा हुआ आइस पड़ा हुआ है तो वो गैस बन के भाप बन के उड़ जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा उसका। तो सब्लिमेशन में हम क्या देखते हैं, सॉलिड जो है ना फर्दर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो ये फिगर देख सकते हो आप सब्लिमेशन की। इस फिगर के अंदर
जो ड्राई आइस है वो वेपराइज्ड हो रही है और सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है गैस में, मतलब ड्राई आइस सॉलिड में थी पहले और फर्दर वेपराइज्ड होकर वो गैसेस फॉर्म में आ रही है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक वो स्टेट होती है सब्सटेंस की जिसमें कि सब्सटेंस जो है ना वो गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। मतलब इनिशियली वो गैस फॉर्म में था, गैस स्टेट में था, और गैस से चेंज होकर वो किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल दे रखा है उसने, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड सरफेस है, ठीक है, लिक्विड मतलब ये कोई एक ठंडा पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो गया। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी छोटी सी पानी की बूंदें आने लगी। तो कोई एक ठंडा पानी रखा हुआ है और उसके अंदर बाहर से गैस आनी शुरू हो गई, तो फर्दर लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? गैस में हो रहा है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कंडेंसेशन। सॉरी, गैस का कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड में। उल्टा कह दिया मैंने, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिपोजिशन की, सो द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा? डिपोजिशन में गैस का सॉलिड बनेगा। इनिशियली गैस स्टेट में था और अब वो किस चेंज होकर किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। सॉरी, गैस। नेक्स्ट बात करते हैं डिपोजिशन की। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। एक वो प्रोसेस होती है डिपोजिशन जिसमें कि जो सब्सटेंस होता है वो गैस से फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। इनिशियली वो गैस में था और कन्वर्ट होकर वो किस में आ गया? सॉलिड में आ गया। उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द लीव्स। लीव्स जो होती है, पत्तियाँ होती है, उस पर पाला जम जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर जो गैस है ना वो फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। सॉरी, गैस जो है ना वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या कह रहा है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मैटर इज इंक्रीज्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल्सो इंक्रीज। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड एंड मूव फ्रीली। लास्ट मैंने एक टॉपिक के अंदर आपको ये बताया था, डिफ्यूज़न प्रोसेस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डिफ्यूज़न जो है ना पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिफ्यूजिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट यही होता है इन पे कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होते ही जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ना वो वाइब्रेट करने शुरू हो जाएंगे विद ग्रेटर स्पीड एंड मूव फ्रीली। मतलब बहुत तेज़ी से मूव ऑन करना शुरू करेंगे और फ्रीली, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के ये कह सकता हूँ, तो वे इजीली मूव कर पाएंगे जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे। तो टेम्परेचर का पहला इफेक्ट ये होगा कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव ऑन करना शुरू कर देंगे और बहुत ग्रेटर स्पीड के साथ, ये वर्ड आप याद रखेंगे, ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। सेकेंड, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मैटर इज डिक्रीज्ड। चलो इंक्रीज़ की तो आपने बात बता दी, अब डिक्रीज़ का भी बता दो। डिक्रीज़ में क्या होगा? The kinetic energy of the particles of matter are decreased. Due to the decrease in kinetic energy, the particles of matter start coming closer and developing stronger intermolecular vibration. Hence, the particle restricts their motion. डिक्रीज़ में क्या होगा? जब टेम्परेचर आपने डिक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होते ही जो पार्टिकल्स है वे आपस में क्लोज आने शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर इंटर मोलिकुलर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इसी वजह से जो पार्टिकल्स है वो मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब मोशन को इग्नोर करेंगे, रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दो बातें आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे। अगर टेम्परेचर आप घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली, मतलब पास पास आने शुरू हो जाएंगे और पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट पे बैठे रहेंगे, मतलब एक जगह बैठे रहेंगे, मोशन में नहीं आएंगे, हिलेंगे नहीं। द रिलेशन ऑफ द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल इज शोन बिलो। टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये रिलेशन आप याद रखोगे कि टी के टेम्परेचर इन केल्विन प्लस टी सी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15
टी के यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है ना, वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपसे कभी भी केल्विन में टेम्परेचर पूछा जाए कि केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा और आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया जाए कि अब बताओ केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस में जितना आपको टेम्परेचर दे रखा है उसमें आप 273.15 को ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन का टेम्परेचर निकल आएगा। जेन्युइनली हम 273.15 की जगह 273 भी रख लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, लेकिन आप 273.15 ही रखोगे और उसमें आप डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है उसको प्लस कर दोगे तो आपका केल्विन में टेम्परेचर निकल आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज यहीं तक रखते हैं, सफिशेंट है इतना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक दो टॉपिक रह गया है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये सब कवर अप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी मैं आपको कवर अप कराऊंगा और फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।